हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशनल ब्रीडिंग के एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस। ऑलरेडी म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बारे में हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने काफ़ी डिटेल्स कवर करी हैं। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, वो क्लासेस भी अपलोडेड हैं चैनल पर। कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बारे में आप वो टॉपिक्स डिस्कस कर लीजिए, पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस इस लेक्चर में आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। जैसे म्यूटेशनल ब्रीडिंग है तो उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। देखिए, जो हाई यील्डिंग वेराइटीज होती हैं, उन वेराइटीज के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए म्यूटेशनल ब्रीडिंग की जाती है। ठीक है, कौन से कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है? ज्यादातर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या होता है ना, फिर म्यूटेशनल ब्रीडिंग अगर हम कर रहे हैं किसी क्वालिटेटिव कैरेक्टर के लिए तो उसकी स्क्रीनिंग बहुत ही मुश्किल हो जाती है। जैसे टमाटो है, उसकी क्वालिटी क्या है कि उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए टमाटो का। सपोज करो आप उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए आपने म्यूटेशनल ब्रीडिंग कर दी, उसके बाद क्या एक एक टमाटो को हम टेस्ट करके देखेंगे कि किसमें म्यूटेशन आया है, किसका टेस्ट अच्छा हुआ है, किसका अच्छा नहीं हुआ। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टर में डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए मेनली क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स के लिए ये म्यूटेशनल ब्रीडिंग सक्सेसफुल है। ठीक है, थर्ड थिंग क्या है? कोई भी 2 वैरायटी को आपने क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद जो F1 जनरेशन आई, जिसको हम हाइब्रिड जनरेशन भी कहते हैं, उसको फिर से एक म्यूटाजन से ट्रीट किया जा सकता है ताकि जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये म्यूटेशनल ब्रीडिंग का फायदा हुआ। अभी ये 3 एप्लीकेशंस आपने समझ में ली होंगी कि क्या म्यूटेशनल ब्रीडिंग के क्या क्या फायदे हैं। दूसरी चीज ये कि लिमिटेशंस भी हैं। अगर आप म्यूटेशनल ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उसके लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? कि जो डिजायरेबल म्यूटेशन है, हमने जो म्यूटेशन प्लांट के अंदर कॉज कराया है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा लो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो M2 यानी कि म्यूटेंट 2 जनरेशन हमारे पास आ रही है, वो बहुत ही लार्ज होनी चाहिए। और फिर आगे जाके हमें क्या करना चाहिए? बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन हमें ग्रो करानी पड़ेगी ताकि हम इजीली उस कैरेक्टर को स्टडी कर पाए। ठीक है, अभी ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में, किस तरीके से 7 to 8 ईयर्स का प्रोसेस होता है। अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव ट्रायल्स लगते हैं चेक करने के लिए, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, किसी में 3000 to 4000 प्लांट्स भी ग्रो कराने पड़ रहे थे। तो सब्सिक्वेंट पॉपुलेशन को ग्रो कराना पड़ता है केयरफुली स्टडी करने के लिए, जो भी डिजायरेबल म्यूटेशन है, जिसके लिए बहुत ही ज्यादा टाइम चाहिए होता है, बहुत ही ज्यादा लेबर चाहिए होती है। तो ये थोड़ी सी एक डिफिकल्टी होती है म्यूटेशनल ब्रीडिंग में। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ म्यूटेशनल ब्रीडिंग। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि बहुत सारी पॉपुलेशन तो ग्रो करा दी, अब बहुत सारी पॉपुलेशन को स्क्रीन भी करना है, देखना है ना कि किसके अंदर म्यूटेशन हुआ है और किसके अंदर म्यूटेशन नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? बहुत ही एफिशिएंट, बहुत ही क्विक और ऐसे मेथड जो कि इनएक्सपेंसिव हो, ज्यादा महंगे ना हो। ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स चाहिए होते हैं ताकि डिजायर्ड जो म्यूटेंट है उसकी हम स्क्रीनिंग कर पाए कि भैया उसमें म्यूटेशन हुआ भी है या नहीं हुआ है ना। इसीलिए म्यूटेशनल ब्रीडिंग जो है उन्हीं कैरेक्टर्स के लिए अप्लाई होता है इजीली जहां पर स्क्रीनिंग टेक्निक्स अवेलेबल हो। यानी कि हम ऐसा कैरेक्टर स्टडी ले म्यूटेशनल ब्रीडिंग को स्टडी करने के लिए कि उस कैरेक्टर की स्क्रीनिंग इजीली हो पाए, उसके लिए ज्यादा लेबर ना लगे, ज्यादा एक्सपेंसिव कोई मेथड ना हो, इजी टेक्निक्स अवेलेबल हो। ठीक है, जैसे कि डिजीज रेसिस्टेंस। अगर आप डिजीज रेसिस्टेंस की देख कैरेक्टर को देख के म्यूटेशनल ब्रीडिंग कर रहे हैं इसके कैरेक्टर के ऊपर, तो फिर क्या होगा कि वो तो आप देख के ही बता दोगे ना किस प्लांट में डिजीज आई है, किस प्लांट में डिजीज नहीं आई है। जिस प्लांट में डिजीज नहीं आई है, इसका मतलब वो डिजीज से रेसिस्टेंट हो चुका है, इसका मतलब उस प्लांट में म्यूटेशन हुआ है। राइट, तो ये तो क्या हुआ कि इजीली आपने देख के बता दिया। लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए बहुत ही ज्यादा इलैबोरेट टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए, उन कैरेक्टर्स को चेक करने के लिए। तो उनके लिए म्यूटेशनल ब्रीडिंग जो है इट इज इम्प्रैक्टिकल। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था टमाटो का, तो वही चीज लिखी है क्वालिटी कैरेक्टर्स। क्वालिटी कैरेक्टर्स को आप इजीली नहीं चेक कर सकते हो, इसलिए उनके केस में म्यूटेशनल ब्रीडिंग इज नॉट दैट यूजफुल। ओके, इसलिए हम कह सकते हैं कि म्यूटेशनल ब्रीडिंग मोर सक्सेसफुल है उन कैरेक्टर्स के लिए जहां पर हम म्यूटेशन को, यानी कि म्यूटेंट के फिनोटाइप को
डिस्टिंक्ट मतलब इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस मतलब ये फिनोटाइप दिख रहा है, इसमें ये म्यूटेशन आया है इस प्लांट पे। ठीक है, सो होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर विद यू ऑल। वी हैव स्टडीड द म्यूटेशनल ब्रीडिंग, कंप्लीट कर लिया है हमने म्यूटेशनल ब्रीडिंग का टॉपिक, और बहुत डिटेल में कवर किया है। इसके बाहर से आपको कहीं ना तो नोट्स की नीड होने वाली है और ना ही कुछ और एक्स्ट्रा समझने की। तो 3 लेक्चर्स अपलोडेड है म्यूटेशनल ब्रीडिंग के, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तीनों लेक्चर को अगर देखेंगे तो फिर इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट थिंग इज, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अनदर टॉपिक, हाइब्रिड विगर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टे ट्यून, क्लासेस लेते रहिए रेगुलर, और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग यूनिट भी हम उसी तरीके से इजीली कवर करेंगे जिस तरीके से हमने प्लांट मॉर्फोजेनेसिस कवर करी है, इकोलॉजी कवर करी है, और इसके बाद हम एक न्यू यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।